नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग है उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। हमारे पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं। इसके लिए आप एडमिशन अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिएगा, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे इस पेड क्विज में हम कवर करवाते हैं, जो आपको एग्जाम में सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सीरीज़ को भी फॉलो करना है अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव के तहत इसको देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जितने पिछले वीडियोज़ हो चुके हैं अगर आपने अब तक नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। कहा गया है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो जैसे 2022 में लास्ट ईयर भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उनको ऑफिस की सीक्रेसी और ओथ जो है इन सबको कौन दिलवाता है, तो उस समय वर्तमान में जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, वो दिलवाएंगे। और इसी के विपरीत ये भी है कि चीफ जस्टिस को कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान होना चाहिए था, कोई बात नहीं, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो देखिए, ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 8 शेड्यूल्स थी। उसके बाद जो अभी आप 12 की संख्या पढ़ते हैं तो 4 इसमें से जो अन्य है उनको अलग अलग अमेंडमेंट कर करके जोड़ा गया है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक, तो उसके द्वारा ही 9th शेड्यूल को, कुछ सेंट्रल और स्टेट लॉस को जो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में, उस वाले भाग के साथ यहाँ पे ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब पूछा गया भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताना है, ठीक, तो पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। सेकंड कौन हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन हुए, जाकिर हुसैन। और चौथे हुए वीवी गिरी। तो चारों के नाम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, ठीक, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, यानी कि कह लीजिए इनके अगेंस्ट में किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, ठीक है। लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के इनको जो है चुना था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। कार्यकाल के दौरान किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो अपने पद पे यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद पे होने के दौरान ही जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इन 2 लोगों की मृत्यु हुई है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं करता है। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के हमारे होते हैं उनकी नियुक्ति वहाँ उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना, राज्यपाल, उनके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। आर्टिकल 85 में देखेंगे तो पार्लियामेंट को समन करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट में है, और एडवाइस बेसिकली लेते हैं ये प्राइम मिनिस्टर या फिर कह लीजिए, है ना, कैबिनेट की, ठीक, तो उसको फॉर्मलाइज करते हैं फिर, तो उनके नाम से ये जो सेशन कन्वीन या एडजर्न किया जाता है, ठीक है, वो होता है। फिर यहाँ पे कुछ पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल, CAG, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, इन सब की होती है अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो प्रेसिडेंट का जो वो है ना, ये लेजिस्लेटिव पावर कह लीजिए, उसी के एक भाग के रूप में किसी मैटर ऑफ लॉ पे अगर प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस चाहिए तो वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और ये प्रावधान मेंशन्ड है आर्टिकल 143 भाग 5 में। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ही एक और शक्ति, जैसे ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है। तो जब सेशन में नहीं होता है पार्लियामेंट, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी अर्जेंट मुद्दे पे लॉ बनाना है देश में, तो ऑर्डिनेंस इस के लिए इशू किया जाता है, जो कि 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। तो
ये भी एज अ लॉ काम करेगा। तो यहाँ पे ये शक्ति जो प्रेसिडेंट की है वो दी हुई है आर्टिकल 123 में, ठीक है। और सेम ऐसे ही पावर राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनके पास भी होती है कि जब राज्य का विधानमंडल जो है वो सदन में ना हो तो ऐसी स्थिति में वो भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और वो अनुच्छेद हमारा है 213। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जैसे प्रेसिडेंट जो भारत के हैं वर्तमान में, मान लीजिए अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, इस आधार पे पार्लियामेंट के द्वारा उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जा सकता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। तो ये जो प्रावधान है आर्टिकल 61 में है। ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन सबको ध्यान रखना है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसी सिंपल बिल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वगैरह पे नहीं, किसी सिंपल बिल पे अगर दोनों हाउसेज में मान लीजिए कुछ प्रकार की असहमति है, वैसी स्थिति में जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास शक्ति है कि दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुला लें, और उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कौन बुलाएगा मीटिंग? प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? तो जैसे कोई भी मान लीजिए अभियुक्त है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो अपने उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, तो वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना करने के लिए जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति जो है, जैसे क्या क्या होता है उसमें, पार्डन होता है, इन टर्म्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कम्यूटेशन होता है, रेमिशन, रेस्पाइट और रेप्रीव, ठीक है, इनको डिटेल में थोड़ा देखें। ये सब शक्तियाँ निहित हैं अनुच्छेद 72 में। किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भारत में इमरजेंसी हर प्रकार की लग चुकी है, परंतु वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, ठीक है। तो हमारे जो इमरजेंसी वाले प्रोविजन है, जैसे 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक। 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, किसी राज्य में राज्य का विधानमंडल जो है अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो होता है 356 में। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन आपको लड़ना है तो आपको कम से कम 35 साल का होना मिनिमम आवश्यक है, ठीक। तो विकल्प जो है सी को चुनेंगे। अब अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो उनकी अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भाग 5 में इनका भी प्रावधान है आर्टिकल 63 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सूचित करके दे सकता है? तो कोई जज अगर रिज़ाइन करना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन जो है रेजिग्नेशन अपना लेटर देंगे। देखिए, जैसे आपने सरकार के रेफरेंस में कैबिनेट शब्द को सुना होगा अक्सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे सुनते हैं वैसे कैबिनेट को भी सुनते हैं, ठीक। तो इस शब्द का हमारे पूरे संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कई बार लिखा गया हो। तो सिर्फ ये एक बार लिखा गया है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी वाला ही हमारा जो भाग है उसका आर्टिकल 352 है ना, उसका सब क्लॉज 3 है ना। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे इंग्लिश में बता देते हैं आपको कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्लेमेशन किसका? नेशनल इमरजेंसी का, ठीक। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट, है ना, यहाँ पे ही ये शब्द लिखा हुआ है, अनलेस द यूनियन कैबिनेट कम्युनिकेट्स हिम इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लेमेशन में बी इशूड। पहले क्या होता था कि जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर इमरजेंसी लगाई गई तो तब ये प्रावधान नहीं था, इसको लेटर ऑन एक अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो आपको हमें ये बताना है कि इस शब्द को यहाँ पे इस आर्टिकल में किस अमेंडमेंट से डाला गया है, इसको जरा कॉमेंट करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी है तो कैबिनेट जो है रिटन में देगा राष्ट्रपति को, ये नहीं कि ऐसे हवाबाजी में जुबान से कह दिया है ना, ऐसा नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन होगा तब जाके इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है सारे प्रावधान को, और आप हमें इस अमेंडमेंट का जो नंबर है और ईयर उसको कमेंट करके बताएंगे। वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये राज्यसभा की बात हो रही है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि लोकसभा में होता है ना कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उसके ही जो मेंबर होते हैं उसमें से ही किसी को चुना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें देखें भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके वेतन की चर्चा है? तो
जितनी भी 12 शेड्यूल्स हैं उसके विषय वस्तु क्या है आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड शेड्यूल में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर, विधान परिषद के जो उपसभापति हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के सीएजी जो हैं, इसके अलावा जो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं या ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, उनके चेयरमैन की सैलरी वगैरह, इन सब की चर्चा है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 को चुनेंगे। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी कौन है, तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट इनकी भी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जैसे स्टेट में है तो चीफ मिनिस्टर करेंगे और केंद्र में है तो प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 2 बार हो गया कोई बात नहीं। तो देखिए होता क्या है कि प्रधानमंत्री आदमी डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता है, वो इलेक्ट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसके लिए कितनी उम्र होती है, मिनिमम 25 साल, ठीक है। तो जैसे अभी अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो अगर कोई 25 वर्ष का मिनिमम है तो वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा, फिर उसी में से कोई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर के रूप में जो चुना जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो इंडिया में जैसे जो गवर्नेंस का सिस्टम कौन सा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव जो इसमें है, चूंकि सारे कार्य होते भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के नाम से हैं, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव को जो पावर एंजॉय करता है या उसका जो हेड है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री यानी ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। विकल्प बी देखिए, ये वाला जो है करेक्ट है। पूरे विश्व में हम बात करें तो सबसे पहले जो संसदीय शासन प्रणाली है सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ये जो है ब्रिटेन, ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो हमारा जो गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक बॉडी है नीति आयोग, तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे वर्तमान में जो होंगे, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो जैसे वर्तमान में अध्यक्ष कौन हुआ, नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, तो सुमन बेरी नाम है उनका, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट में लाया जाता है लोकसभा में, जैसे कि जब ये संसद के सदस्य ऐसा समझें कि सरकार में उनका विश्वास नहीं है तो मिनिमम 50 मेंबर्स की सपोर्ट के साथ एक प्रपोजल जो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, तो उसको एक्सेप्ट अगर कर लिया गया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में आप जानते हैं। इसका जो और लीगल प्रोसीजर है वो पॉलिटी के नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले जनता पार्टी गवर्नमेंट में ये मोरारजी देसाई के अगेंस्ट में जो है इनकी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और इन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद जैसे ये चौधरी चरण सिंह के खिलाफ भी आया, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि इसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए ये कोई वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कई लोगों की नियुक्ति इस पद के नाम से कई बार की गई है। जैसे अब उत्तर प्रदेश राज्य में देखेंगे तो वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, नियुक्त किए गए हैं 2 लोग। तो वैसे ही केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर भी थे ये, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो जैसे कई लोग और भी अपॉइंट हुए हैं अलग अलग समय पे, जैसे देवी लाल है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जिसको आप सरकार एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, ये कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भाग 5 में आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। संसद का वर्ड आपको ऑप्शन में मिलेगा है ना, या राज्यसभा मिल जाएगा, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेसिडेंट मिल जाएगा, ये भी नहीं होना है, ये सिर्फ उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति, है ना। तो जैसे अभी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, तो इसीलिए लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनको फिर प्रूफ करना होता है। तो अगर इनको मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ जो वोट चाहिए होती है सरकार बचाने के लिए वो नहीं मिलेगा तो इनकी सरकार गिर जाएगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। अभी जैसे वर्तमान में अमित शाह हैं तो वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले हमारे होम मिनिस्टर हुए। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लोकसभा में लाया गया था, तो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में जो है जेबी कृपलानी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये किसके अगेंस्ट लाया गया, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अगेंस्ट।
संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में जो है इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने रिजाइन किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे भी कितने समय के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्रावधान ये है, जैसे 2019 का इलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनको फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये उस समय किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, ठीक। तो 6 महीने के लिए ऐसे व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जा सकती है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स इनको किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप मतलब लेनी पड़ेगी या उसका सदस्य बनना पड़ेगा, ये कह लीजिए। तो ये फिर राज्यसभा के जो है सांसद बने, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने के बाद ये उस पद पे नहीं रहेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखेंगे 15% जो है लोकसभा की स्ट्रेंथ के मेंबर हो सकते हैं। ये स्टार्टिंग से नहीं था, ये लेटर ऑन एक अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से 15% की लिमिट रखी गई है। तो जरा बताइए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जो पहले बने ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। और वर्तमान के भी जानते रहिए, तो अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। नेक्स्ट है अपरदन मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? इरोजन की जो घटना होती है, बेसिकली सॉइल इरोजन, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो मुख्य रूप से जो हमारा क्या होता है, जो कल्टिवेबल लैंड हमारा है, तो उसकी जो टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर जो होती है, उसके है ना एक तरीके से कटने, बहने और एक दूसरे स्थान पे जाके जमने की जो घटना है, इरोजन हम उसके रूप में जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से किन 2 एजेंट्स की वजह से होता है? विंड और वाटर। तो वाटर के क्रम में यहाँ पे जो रेन हो जाएगा, है ना, इससे ये घटना ज़्यादा होती है। अगला है वैशाली वधु, इसमें से किसकी एक प्रजाति है? तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है भिंडी की, ठीक है। काफ़ी हाई यील्ड है इसका, ध्यान रखेंगे, विकल्प बी। चावल यानी कि जो अभी जैसा सीजन ही चल रहा है, इसकी जो है प्लांटिंग की जा रही है धान की, ठीक है। तो इसमें खैरा नामक बीमारी हो जाती है, उसकी जो किस तत्व की कमी से होती है वो पूछा गया है। तो बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे जो धान के पेड़ होंगे उसके जो पत्तियां होंगी उस पर धीरे धीरे येलो कलर के स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे वो ब्राउन होने लगते हैं। तो ये सिम्टम है खैरा डिजीज़ का, और उस पौधे में जिंक की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक, इस वजह से होता है। तो जिंक वगैरह जब अगर दे देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज होती है इसमें मूंगफली में, ठीक है। उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर स्पॉट्स कुछ आते हैं उसके प्लांट में, तो उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है पूसा गौरव किस फसल की किस्म है? तो ये एक प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड ये भी है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट है और मस्टर्ड की वैरायटी है, सरसों। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे कि मूंग हो गया, अरहर हो गया, है ना, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम, तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो इनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस पे पाए जाते हैं। दुग्ध शर्करा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा लैक्टोज, ठीक है। हल्का जो कह लीजिए मीठापन आपको कई बार दूध में मिलता है ना, तो क्या है वो लैक्टोज जो है वो टेस्ट देता है। और लैक्टोज किस चीज़ से बना होता है? तो ग्लूकोज कंबाइंड विथ गैलेक्टोज, इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो बेसिकली ऐसे समझिए कि जो क्रॉप्स का एक तरीके से, है ना, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए पूरे देश में जो हमारा रबी क्रॉपिंग सीजन था 1999 और सन 2000 का, उसके दौरान यहाँ पे ये स्कीम जो है भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है? तो रेड सॉइल के बारे में आप जैसे पढ़ते होंगे, तो बेसिकली उसमें एक देखेंगे हाई कंटेंट ऑफ होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसकी वजह से रेड कलर इसको जो है प्रदान करता है। विकल्प ए को चुनेंगे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप एमएसपी के बारे में पढ़ते होंगे ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
तो यहाँ पे CACP जो है इसको वही उसी की बात की जा रही है, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो है 1965 से एस्टैब्लिश्ड है, विकल्प सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है संकर कपास के जनक कौन है, यानी कि हाइब्रिड कॉटन। ठीक, तो पहले जैसे एंशिएंट टाइम से आप कॉटन का प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, तो लेटर ऑन आज़ादी के बाद यहाँ पे हाइब्रिड कॉटन का डेवलपमेंट किया गया, जो है बायोग्राफर थे एक चंद्रकांत टी पटेल। ठीक है, विकल्प सी में। तो वहीं से जो रैपिड अब कॉटन का प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड जो ये सीड्स होते हैं इसको यूज़ करके, तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइएगा, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।